औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा अज़हर और आज फिर दोबारा इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे मैं एक बार फिर मौजूद हूँ एक नए टॉपिक के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी का प्लेटफॉर्म हमारे लिए डिफरेंट सेशंस लेके आता है जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। कुछ एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, कुछ जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, कुछ आपकी जो मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, बहुत से सेशंस किए जाते हैं। इसी तरह आज भी हम जो हमारे गेस्ट हैं वो एजुकेशनलिस्ट हैं और उनको आज हमने मदऊ किया है अपने सेशन में। मैं बात कर रही हूँ ज़ीशान फ़ारूक साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं क्या आपका हाल-चाल है? मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम आपकी इस बात पे मशकूर है कि आप लोगों ने हमें अपना इल्मी सिटी का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ से हम अपना पैगाम लोगों तक नाज़रीन तक पहुँचा सकें। जी सर, बिल्कुल हम भी आपके बहुत थैंकफुल हैं क्योंकि आप लोग अपना इतना कीमती टाइम जो है वो निकाल के आते हैं और लोगों को जो है वो एक इन्फॉर्मेशन और आप ख्वाहिश करते हैं कि आप जितनी नॉलेज उनको दे सकें, उसके लिए आप अपने टाइम निकालते हैं जो कि बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। हमारे व्यूअर्स जो हैं उनसे हम बात करते चलें कि आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बेशक वो बच्चे जो स्कूल में जाते हैं और वो समझते हैं अपने आप को, तो उनके लिए जो ये टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि हम बड़े होके कुछ क्यों नहीं सीख पाते हैं और फिर हमें जो बड़े होके लिखना या पढ़ना जो है वो मुश्किल क्यों लगता है। तो बहुत आसान सा टॉपिक है लेकिन इसके पीछे रीज़न्स जो है ना वो बहुत वैलिड हैं और रीज़न्स जो है वो हमें हमारे गेस्ट बताएँगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पहले एक मॉडल लर्नर के बारे में बात की थी, उसकी खसूसियात के बारे में बात की थी सर से इसी प्लेटफ़ॉर्म पे। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि ये जो मॉडल लर्नर का एक आपने टर्म यूज़ की है, एक तो ये बताते चलें क्या है और दूसरा ये कि इसमें कौन-कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं? जी, तो मॉडल लर्नर की जो टर्म यूज़ हुई है, अब चूँकि ये एक पूरा सेशन है, ये एक टोटल 14 लेक्चर की एक सीरीज़ है, जो जी, जी। आपके साथ इल्मी सिटी वर्क के प्लेटफॉर्म पे हमने लेकर चलनी है। जी, प्रीवियस जी। एपिसोड में हमने मॉडल लर्नर के बारे में बात की कि मॉडल लर्नर एक कामिल इंसान को आम अल्फाज में अगर समझा जाए तो कहते हैं कामिल इंसान को, ठीक है। उसके 4 एस्पेक्ट थे। वो टाइम मैनेजमेंट में परफेक्ट हो, उसकी रीडिंग परफेक्ट हो, राइटिंग स्किल्स और एबिलिटीज उसके अंदर हो, और लास्ट वन उसकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हो। ये 4 डोमेन्स पे हमने बात की थी। उसमें जी, से जो जी। फर्स्ट डोमेन थी, वेरी फर्स्ट डोमेन टाइम मैनेजमेंट, उस पे लास्ट सेशन में फर्स्ट एपिसोड में सर राहत मुस्तफा साहब ने गुफ्तगू की थी। नेक्स्ट फर्दर रीडिंग और राइटिंग के जो इश्यूज हैं, जो रीडिंग और राइटिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं, और स्पेशली एडल्ट्स में जब बच्चे यूनिवर्सिटी लाइफ में आ जाते हैं, वहां पे आके जो इनको फेस करना पड़ती हैं कुछ ऑब्स्टेकल्स, उनको कैसे दूर किया जाए उस पर हम आज इंशाल्लाह बात करेंगे। और इसके साथ फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लैंग्वेज स्किल्स से रिलेटेड, लैंग्वेज स्किल पे इंशाल्लाह द फॉलोइंग फ्राइडे पे हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल इसके ऊपर हम बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यंगस्टर्स से बहुत रिलेट करता है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स के बच्चे हैं, उनसे बहुत रिलेट करता है और उसके साथ-साथ जो हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि इस चीज़ से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बेशक वो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि यंगस्टर्स को जो है वो जब पढ़ते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में आप अगर टर्म यूज़ करें कि जब वो मुताले करते हैं किसी चीज़ का, तो वो मुताले में उनको किन-किन चीज़ों के अंदर रुकावट पेश आती है या उनको कौन-कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है? देन उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन भी आपसे पूछेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जी, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि रीडिंग और मुताला के दौरान जो दुश्वारी तुलाबा को पेश आती है,
वो क्या है। और इसमें आपने जो खसूसी तौर पर यूनिवर्सिटी के तुलबा को पॉइंट आउट किया, बिल्कुल वैलिड है बात आपकी। इसको हम जनरलाइज टर्म में अगर बात करें तो खास तौर पर यूनिवर्सिटी के तुलबा और अमूमी तौर पर तमाम तुलबा, आमतौर पर जनरली तमाम स्टूडेंट्स को रीडिंग में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। उन प्रॉब्लम्स पे आज हम जरूर बात करेंगे, उनका पॉसिबल सोल्यूशन और प्रैक्टिकल सोल्यूशन इंशाल्लाह कोशिश होगी कि वो प्रोवाइड कर दिया जाए अपने नाजरीन को, ताकि इसके बाद वो उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रैक्टिकली रीडिंग हैबिट्स को बेटर कर सके। सो हमारे पास रीडिंग के दौरान सबसे बड़ा मसला जो आता है वो है सब वोकलाइजेशन का इशू। सब वोकलाइजेशन इशू क्या होता है? जब हम पढ़ते हैं ना किसी लफ्ज को, किसी सतर को, किसी लाइन को, जब हम बुक पढ़ रहे होते हैं तो हम अल्फाज को बोल के पढ़ रहे होते हैं, बोल के पढ़ रहे होते हैं, और उसके साथ साथ हम अपने जहन में उन लफ्जों को दोहरा भी रहे होते हैं। और बाज बंदे तो ऐसे होते हैं जो जिन अल्फाज को पढ़ रहे होते हैं अपने जहन में पूरी स्केचिंग कर रहे होते हैं, और पूरे की पूरी एक उनके क्या कहते हैं मूवी चल रही होती है, एक पूरी पिक्चर ड्रॉ कर रहे होते हैं अपने जहन में इन सब, मतलब कि वो स्केच कर रहे होते हैं पूरे के पूरे वर्डिंग को जो वो वर्ड्स पढ़ रहे हैं। अब इस अमल को, इस चीज को सब वोकलाइजेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को सब वोकलाइजेशन कहते हैं। अब सब वोकलाइजेशन के लिए मैंने खास कर दिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, और जनरली तमाम स्टूडेंट्स की बात क्यों की, इसको क्लियर करता चलूं कि सब वोकलाइजेशन का मसला तब हमें दरपेश होता है जब हम पढ़ना चाहते हैं, वक्त कम होता है और कोर्स ज्यादा होता है। जब हमारे पास वक्त कम होता है और जो कोर्स है वो कोर्स हमारे पास जब ज्यादा हो, तब हमें सब वोकलाइजेशन का इशू होता है। इसमें क्या करना होता है हमें, हमारी रीडिंग स्पीड जो है वो कम हो जाती है, हम कम वक्त में पढ़ सकते हैं, रीडिंग स्पीड जो है वो कम हो जाती है। अब इस सब वोकलाइजेशन का इशू खसूसी तौर पर पेश आता है उन तुलाबा को, हेलो हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो ठीक हो जी। तो हम बात कर रहे थे सब वोकलाइजेशन की, कि ये मसला अक्सर दरपेश होता है जब पढ़ना ज्यादा हो, वक्त कम। और ये खसूसी तौर पर मैंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसलिए कहा था कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक से निकलकर कोर्स आउटलाइन पे आ चुके होते हैं। यानी इनिशियल लेवल पर, मैट्रिक और इंटर की सतह पर तो हम ये कह सकते हैं कि उनको टेक्स्ट बुक्स दे दी गई और उन्हीं से उन्होंने स्टडी करना है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी लाइफ आती है तो टेक्स्ट बुक्स नहीं होती, कोर्स आउटलाइन दे दी जाती है और स्पेसिफिक और मिनिमम टाइम में उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होता है। तो वहां पे सब वोकलाइजेशन यानी रीडिंग स्पीड उन पे बड़ी अफेक्ट करती है। अब मसला ये है कि ये रीडिंग स्पीड को, ये हैबिट हमें पड़ी कहां से, हम बढ़ा कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले ये जान लें कि सब वोकलाइजेशन का जो ये इशू है, हमारा दिमाग ज्यादा तेजी से काम कर सकता है, हमारी आंखें ज्यादा तेज देख सकती हैं, लेकिन हमारी जुबान ज्यादा तेज बोल नहीं सकती। यानी
हम ज्यादा तेज देख भी सकते हैं, ज्यादा तेज सोच भी सकते हैं, लेकिन हमारी जुबान ज्यादा तेज बोल नहीं सकती। लिहाजा जब हम बोल के पढ़ते हैं तो हमारी रीडिंग स्पीड रिड्यूस हो जाती है। अब ये आदत हमें पड़ी कहां से, और इस आदत को, इस हैबिट को अप्रूव कैसे करना है? ये हैबिट हमें पड़ी है स्कूल लाइफ से। मैं आपको वापस ले चलूंगा अपने स्कूल लाइफ में, जहां बच्चे को कहा जाता है कि बेटा ऊंची आवाज में पढ़ो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ऊंची आवाज में पढ़ो। और जो बच्चा जितना ऊंचा पढ़ता है उसके बारे में यही सोचा जाता है कि इसको इतना परफेक्टली याद हो रहा है, और जो बच्चा लाउड नहीं पढ़ता उसको जबरदस्ती पढ़ाया जाता है ऊंची आवाज में, और मशरूत कर दिया जाता है, लाजिम करार दिया जाता है याद करने का अमल बुलंद आवाज में लेसन पढ़ने के साथ। और फिर आपने अक्सर देखा होगा कि यूनिवर्सिटी लाइफ तक बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऊंची आवाज में पढ़ के याद करने के आदी होते हैं। उनको लेसन तब तक याद नहीं होता जब तक वो बुलंद आवाज में पढ़ के ना याद करें। हॉस्टल लाइफ में अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे फेस करते हैं कि दूसरे स्टूडेंट जब पढ़ रहे होते हैं तो इनका जीना मुहाल हुआ होता है। तो इस किस्म का मसला, ये सारा सब वोकलाइजेशन है जो हमें वहां से अपनी रीडिंग हैबिट, और शुरू में स्कूल लाइफ से इसका आगाज हुआ। स्कूल की लेवल की बात है, हमारा अलमिया ये है कि हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने लेवल को अपग्रेड नहीं किया, यानी रीडिंग लेवल को अपग्रेड नहीं किया। एक्चुअली मामला क्या है, ये एक आदत है, इस आदत को छोड़ना पड़ेगा, मेंटली तौर पर तैयार होना पड़ेगा, और इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि प्रैक्टिकली इसका क्या क्या हल मुमकिन है। देखिए, एक है सिर्फ बता देना कि भाई आप इस हैबिट को छोड़ दें, वो काफी नहीं होता। उसके साथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऐसा दें कि अगले को बात समझ भी आ जाए, और अगर वो इंप्लीमेंट करे तो वो उसको कोई फायदा भी हो। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि सब वोकलाइजेशन के प्रोसेस को कैसे तेज किया जाए, या सब वोकलाइजेशन को कैसे रिड्यूस करके रीडिंग स्पीड को कैसे तेज किया जाए, ताकि हम लिमिटेड टाइम के अंदर ज्यादा पढ़ सकें या ज्यादा रीड कर सकें। और समटाइम्स यही ज्यादा ना पढ़ पाना ही बच्चों को पढ़ाई से या रीडिंग हैबिट से दूर कर देता है। ठीक है, तो अब इसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि जब आप पढ़ने बैठे, पेन, पॉइंटर या फिंगर ट्रेस करते जाएं उस वर्ड पे जो आप पढ़ रहे हैं, ट्रेसिंग करते जाएं, वो फिंगर रख के पढ़ते जाएं। इससे होगा क्या? पेन, पॉइंटर या फिंगर उस लफ्ज पे फेरते जाएं जिसको आपने पढ़ना है। इससे होगा क्या? इससे वही होगा जो कैमरा करता है पिक्चर के साथ। अब कैमरा क्या करता है, जब आप पिक्चर लेने लगते हैं, एक जगह पे आप क्लिक करते हैं जिसको आपने फोकस करना है, कैमरा उस एक स्पेसिफिक स्पॉट को फोकस करेगा, बाकियों को ब्लर कर देगा। जब हम विदाउट फिंगर या विदाउट पेन पेंसिल सिंपल पढ़ रहे होते हैं तो हमारी नजरें दूसरे अल्फाज पर भी जा रही होती है, लेकिन जब हम पेन, पेंसिल या फिंगर रख के पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमारी नजरें फोकस कर देंगी उस स्पेसिफिक वर्ड को, और जो इधर उधर वाले अल्फाज पर हमारी नजरें जा रही थी वो सारी ब्लर हो जाएगी। हमारी अटेंशंस जो हैं उन स्पेसिफिक वर्ड और स्पेसिफिक लाइन पे रहेंगी। रिजल्टेंटली ये होगा कि हम फोकस और करके और अटेंटिवली पढ़ सकेंगे। इससे हमारी रीडिंग स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, एक तरीका। उसके बाद ये है कि कोशिश करें अल्फाज को तेज पढ़ने की, कोशिश करें अल्फाज को तेज पढ़ने की। शुरू में बड़ा अनयूजुअल सा लगेगा आपको, कुछ अल्फाज समझ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। समटाइम्स ऐसा होगा कि आपने अगर एक पेज पढ़ा है तो आपको एक पेज के आधे की समझ आएगी, आधे की नहीं आएगी। लेकिन ये बात याद रख लें, अभी आप अपनी पुरानी हैबिट जो स्कूल लाइफ से लेकर आए थे उस हैबिट को रिड्यूस करके इस हैबिट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा प्रोसेस में टाइम तो लगेगा। मैं यहाँ पे कोट करूंगा अब्राहम लिंकन को। उसने कहा था कि अगर मुझे 4 घंटे दिए जाए एक दरख्त काटने के लिए तो पहले घंटे पूरे में मैं सिर्फ अपना कुल्हाड़ा तेज करूंगा, ताकि अगले घंटों में मैं स्मूथली अपना काम कर सकूं। तो बेसिकली अभी हम ये जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्पीड से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नजरों को तेज फेरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा पढ़ सकें, और हमें आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर कुछ अल्फाज की समझ नहीं आ रही, ये हम अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं
उस अगले प्रोसेस के लिए। जब ये हमारी हैबिट बन जाएगी तब हम ज्यादा पढ़ सकेंगे। उसके बाद आपने ये करना है कि अपनी रीडिंग स्पीड मेजर करनी है। रीडिंग स्पीड मेजर करनी है, वो किस तरह से करनी है? देखें, हम टाइपिंग स्पीड सीखते हैं, टाइपिंग स्पीड सीखते हैं हम, उसके लिए हम देखते हैं 1 मिनट में मैंने कितने वर्ड्स लिखे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। आप रीडिंग स्पीड मेजर करें। नॉर्मली जनरली एक आदमी 1 मिनट के अंदर 200 से 250 लफ्ज पढ़ सकता है। आप अपनी हैबिट को किस तरह से इंक्रीज कर सकती हैं, सॉरी, इस वर्डिंग की स्ट्रेंथ को, तादाद को आप कैसे बढ़ा सकती हैं? आपने ये करना है कि 5 to 7 मिनट का टाइमर सेट करें। 5 to 7 मिनट का टाइमर सेट करें और उस टाइमर को सेट करने के बाद आप पढ़ना शुरू कर दें। जब आप पढ़ने लग जाएंगी तो उसके बाद आफ्टर 5 मिनट और आफ्टर 6 और 7 मिनट, जितना भी आपने टाइम लगाया था, उसके बाद आप अपनी बुक क्लोज करें और काउंट करें आपने कितने पेजेस पढ़े हैं। सपोज आपने 5 पेजेस पढ़ लिए हैं, 5 पेजेस पढ़ लिए हैं, और हर पेज पे अगर 15 लाइंस हैं, आप काउंट करें कि हर लाइन पे कितने वर्ड्स हैं। ईच लाइन कंटेन 10 to 11 वर्ड्स। आप एवरेज निकालें, आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी प्रेजेंट रीडिंग स्पीड क्या है। जब आपको प्रेजेंट रीडिंग स्पीड का पता चल गया, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको इंक्रीज कर सकती हैं। ठीक है, और इसका प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारे यहाँ होता है टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करने का। एक एक दो दो चंद चंद अल्फाज से ये बढ़ता जाएगा। उसके अलावा जब आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं, आपने सबसे पहले क्या करना है, उसकी फहरिस्त पढ़नी है, चैप्टर की समरीज पढ़नी है। ये 2 काम, फहरिस्त को देखना है एक नजर कि पता चल जाए कि क्या क्या है इस बुक में, उस चैप्टर्स की समरीज पढ़ ले। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जब एक्चुअली आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, समरी वाला कंटेंट आपके जहन में होगा और आपका दिमाग एंक्शियसली उन अल्फाज को, उस समरी को ढूंढ रहा होगा उसी चैप्टर के अंदर। आप ज्यादा फोकस करके, उन वर्डिंग पे फोकस करके ज्यादा जल्दी पढ़ सकते हैं। फर्दरमोर ये है कि जो कैपिटल वर्ड्स हैं उन पे फोकस कर ले। जो वर्ड्स कैपिटल लिखे हुए, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ज्वाइनिंग में आते हैं, जिस तरह स्विमिंग पूल। अब जब आप एक वर्ड पे पहुंचे तो दूसरे से सरसरी सी फिंगर गुजार के गुजर जाएं आगे, ज्यादा फोकस ना करें। जो आपको पता है कि वर्ड ज्वाइन में आ रहे हैं, इकट्ठे आ रहे हैं, तो एक वर्ड पढ़े, दूसरे का आपके जहन को पता चल गया, आप गुजर जाएं आगे। इस तरीके से आप ग्रेजुअली अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं और अपना कोर्स जो आपका नॉर्मली कवर नहीं हो पाता ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, वो आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। और पैराग्राफिक फॉर्म में अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका ये सोल्यूशन है कि आप पैराग्राफ की फर्स्ट, लास्ट एंड मिड लाइन पढ़ लें। आपको उसका क्रक्स और उसका कंटेंट काफी हद तक समझ आ जाएगा। या जो वर्ड कैपिटल है या जो वर्ड रिपीट हो रहा है वो पढ़ लें, वो आपको क्लियर हो जाएगा, या काफी हद तक 60-70% आपको बात समझ आ जाएगी। तो ये कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस थे जिनके जरिए आप अपने सब वोकलाइजेशन को कम कर सकते हैं और लिमिटेड टाइम में, कम वक्त में थोड़ा ज्यादा पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहता चलूं, ये एक आदत है, इसको आदत की तरह अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो फिर कामयाब है। एक मरतबा, पहली मरतबा करने से, दूसरी मरतबा करने से नहीं होगा। जिस तरह हमने अपनी साबका आदतों को पकाया है इतने अरसे से, वो स्कूल लाइफ वाली हैबिट को अभी तक यूनिवर्सिटी लाइफ तक हमने छोड़ा नहीं है, पकाए रखा है, तो ऐसे ही इसको भी थोड़ा पकाना पड़ेगा, थोड़ा यूज करना पड़ेगा। यूज टू होंगे, आदत बनेगी, फिर हमारी रीडिंग स्पीड बेटर हो जाएगी। जी सर, यहाँ पे आपकी बात सुन के मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ और ये बिल्कुल स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सर, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ये आया है कि जब एक बच्चा जो है वो बड़े ध्यान से पढ़ता भी है और मतलब वो बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लिख-लिख के पढ़ते हैं। मतलब आपने अगर एक पैराग्राफ रीड किया है और उसके 3 पोर्शंस बना के आपने उसको याद किया है और लिख के उसको याद किया है, बट पेपर्स में वो भूल जाते हैं कि उसके अंदर क्या था, कुछ लाइन्स भूल गए, अ, उनसे वो चीज़ डिलीवर या वो चीज़ नहीं लिखी जाती। तो सर, उसका क्या रीज़न होता है? क्या खुद बच्चे की भी एक जो जी क जी जी, बिल्कुल। जी।
आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। और जी जी इसका ये है कि हमारे यहाँ ना बच्चे को ये बताया जाता है कि बेटा स्टिकी नोट्स यूज कर लो, छोटे छोटे नोट्स बना लो, याद रहेंगे टिप्स के सूरत में। लेकिन जी इससे ज्यादा इफेक्टिव वे क्या होता है, आप एक डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाएं, डायग्राम में तमाम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लिखते जाएं, उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट हैं ये डायग्राम में आप लिखें, आपको डायग्रामिक फॉर्म में वो चीज याद रहेगी। ठीक है, ये हमारी क्रिएटिव होना। साइकी है जी। थोड़ा सा नहीं, जी ये क्रिएटिव होना ये हमारे अंदर। अच्छा एक बात याद रख लें, हाँ हर जी बंदा क्रिएटिव है। हाँ जी किस तरह से, आप डेफिनेटली आपके जहन में क्वेश्चन आएगा किस तरह से। मेरा एक क्वेश्चन है बड़ा हाँ जी सादा सा, देखिए जी माइकल एंजेलो का बनाया हुआ मुजस्समा हाँ जी 100% परफेक्ट था। लियोनार्डो की बनाई हुई पिक्चर 100% परफेक्ट थी। हमारी कंपनीज के बनाए हुए प्रोडक्ट 100% परफेक्ट थे, उसमें तमाम इस्तेमाल के फीचर्स और जरूरत की चीजें मौजूद थी। ऐसा ही है, ये चीजें हम मानते हैं। तो खुदा का बनाया हुआ इंसान कैसे इन चीजों से खाली और इनपरफेक्ट हो सकता है। जी तो जी ये बिल्कुल हमारी बिल्कुल। बिल्ट इन एबिलिटीज हैं। ठीक है, जी जी बिल्कुल। लेकिन ये आपको अपना बोर्ड, अपना तरीका थोड़ा सा नोट्स हाँ से आपको जरा पिक्चर और डायग्रामिक फॉर्म में आना पड़ेगा। उस तरीके से जी आपको एक कंप्लीट पिक्चर याद रहेगी, उससे आप हम्म, आसानी से याद कर सकते हैं। या फिर इसका एक और तरीका है, पिक्चर जी जी आपको याद नहीं, अपने घर का नक्शा याद है ना सबको। हाँ जी आपने एक स्पेसिफिक टॉपिक लिया, उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आपने जोड़ना है। आप अपने घर वाली डायग्राम जहन में रखें। ठीक है, हम्म एक चीज को आप टीवी लॉन्च का नाम दे दें, एक चीज को आप बैल्कनी का नाम दे दें, और जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है घर के एतबार से उसको उस तरह डिजाइन या नेम कर दे। नेक्स्ट जब भी आपको उस दौरान मुश्किल पेश आएगी, आपके जहन में आएगा अच्छा इसका पॉइंट क्या था, अच्छा वो बैल्कनी वाला। क्योंकि घर के साथ हमारी एसोसिएशन ऐसी है कि वो हम भूल नहीं सकते। तो इनको इस बिल्कुल तरह लिंक कर दें, डायग्रामिक फॉर्म में आ जाए, इजी रहेगा। बिल्कुल 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 सर, ऐसा ही है। एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मेरे माइंड में ये आ रहा है कि हमारी जितनी भी थ्योरीज होती हैं वो हमारे सर से गुजर जाती हैं। तो एक थ्योरीज को याद करने का बहुत आसान तरीका है कि आप उसके पॉइंट्स और एलिमेंट्स जो है वो इस तरीके से एसोसिएट कर दें तो वो आपको नहीं भूलेंगे। बिल्कुल। जी ओके सर, यहाँ पे एक और चीज मैं पेरेंट्स को इन्वॉल्व करूंगी कि हमने यहाँ पे बच्चों की तो बात की कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और फिर उसका सोल्यूशन भी आपने बताया। लेकिन सर पेरेंट्स जो है वो भी बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो नहीं पढ़ता है और यूनिवर्सिटी में जाके भी वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है। तो सर मैं यहाँ पे वजह पूछना चाहूंगी कि क्या हम इस चीज से लिंक कर सकते हैं कि बाज बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना चाह रहे होते हैं और वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं उनके साथ, क्या उसका इफेक्ट भी पढ़ाई पे हो रहा होता है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये क्या प्रॉब्लम है और फिर इसका सोल्यूशन किस तरीके से निकाला जाए। एक्चुअली होता ये है कि जी जी इसमें से कुछ तो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ ओके किसी हद तक, हाँ, जी लेकिन वो कंपैरेटिवली कम है। ओके ठीक है, कंपैरेटिवली मैं कम इस वजह से कह रहा हूं कि समटाइम्स कुछ बच्चे नर्वस हैबिट्स में मुब्तला होते हैं, जी जी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होती है, सारा कुछ अवेलेबल है, फाइनेंशियल जी क्राइसिस नहीं है। ठीक है, फाइनेंस वाले तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए कि भाई फाइनेंशियल इश्यूज है, इस वजह से बेचारा परेशान है, स्ट्रेस्ड है। हाँ जी वो तो बिल्कुल हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है, उसका तो सवाल का जवाब खुद ही उसका सवाल है कि भाई फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से परेशान है, क्या करें। फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व करने की कोशिश, डेफिनेटली वो तो क्वेश्चन का आंसर ही इस क्वेश्चन में है। अब आते हैं उनकी तरफ जो सारा कुछ अवेलेबल होने के बावजूद, अवेलेबल से मुराद ये कि फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, क्राइसिस नहीं है, उसके जी जी बावजूद बच्चा, वो बेटा परेशान है, नहीं पढ़ पाता। तो जी कंसंट्रेशन, हम इसको कहेंगे कि कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, वो कंसंट्रेट और तवज्जो से पढ़ नहीं पा रहा, और इस वजह से वो अदम तोजी, एक डिस्ट्रैक्शन को अदम तोजी कहते हैं, इस वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा। अब इसके बहुत से रीजंस हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं। ठीक है,
तो इसमें से हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी भी कुछ वजूहात हैं, डिस्ट्रैक्शंस की कुछ वजूहात हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं इसमें, कुछ उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। अब किस तरह से, आप एक बात जान लें कि डिस्ट्रैक्शन यानी कंसंट्रेशन इशू ये एक नर्वस हैबिट है, ऐसा भी बीमारी है, नर्वस हैबिट है। और इसके बारे में यही आज तक हमें बताया जाता रहा है कि नर्वस हैबिट को, कंसंट्रेशन इशू जिसको हो, जो ऐसा भी बीमारी हो, नर्वस हैबिट को, वो शख्स जिसको ये मर्ज लाहिक है, जिसको ये बीमारी है, उसके अलावा कोई और इसको खत्म नहीं कर सकता। कोई सेकंड पर्सन, अगर मेरा कोई रिलेटिव है, मेरा कोई अजीज है, आपका कोई अजीज है, अगर आप चाहें कि उसके इस नर्वस हैबिट को खत्म कर लें या इसको ठीक कर लें, तो आप नहीं कर सकते। आज तक यही बताया जाता रहा। लेकिन मैं यहाँ पे ये अर्ज करता चलूं कि हमारे इस सेशन में, इस आज के इस टॉपिक में मैंने कोशिश की है कि एनएलपी से भी कुछ चीजें रिलेट करूं। ओके। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को कहते हैं। इसमें जी। बेसिकली इसी किस्म की नर्वस हैबिट्स, सिंड्रोम्स और फोबियाज से लोगों को निजात दिलवाई जाती है। तो आज तक हम ये समझते आए हैं कि भाई नर्वस हैबिट्स को खत्म नहीं किया जा सकता, और कंसंट्रेशन इश्यू जो है ये नर्वस हैबिट है, इसको हम दूर नहीं कर सकते। लेकिन एनएलपी इसी को, इसी किस्म के सिंड्रोम्स और फोबियाज से निकलने में हमारी मदद करती है। अब कंसंट्रेशन इशू होता कैसे है? बहुत सी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। बच्चा पढ़ने बैठता है, पढ़ने के लिए बैठता है, टाइम भी गुजर जाता है लेकिन पढ़ता कुछ भी नहीं। टाइम भी गुजर जाता है, पढ़ता कुछ भी नहीं है। सारा टाइम मतलब उसने इस काम, किताब खुली है, देख भी रहा है, सामने है, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है, तो जो नहीं है, जिसकी वजह से टाइम भी गुजर गया, पढ़ा भी कुछ नहीं। अब इसमें होता क्या है, हम कर क्या रहे होते हैं? कभी व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, कभी मेल्स चेक कर रहे हैं, बुक सामने है, बुक सामने है, हम कभी व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, कभी मेल्स चेक कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, तो कभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, इनकी वजूहात में से ये है। लेकिन जिस तरह हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम शुरू हुई थी, कहाँ से? स्कूल लाइफ से। ये जो कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है ना हमारी, ये भी शुरू हुई है स्कूल लाइफ से। इसको मैं एनएलपी में पावर पोज कहते हैं। पावर पोज में होता क्या है, अरस्तु ने कहा था कि अगर आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आप अच्छे इंसान की एक्टिंग करें। एक्टिंग करते करते वो आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर आप एक्चुअली अच्छे इंसान बन जाएंगे। विलियम जेम्स फेमस साइकोलॉजिस्ट है, वो कहता है कि अगर आप खुश होना चाहते हैं, अगर आप खुश होना चाहते हैं तो खुश होने की जस्ट एक्टिंग कर लें, विद इन फ्यू मिनट्स आपको खुशी महसूस होगी। अब ये क्यों होता है ऐसा? अब ये जो दोनों कोटेशंस मैंने बताई हैं, इनमें क्या ऐसी बात है? एक्चुअली हम एनएलपी में इस चीज को डिस्कस करते हैं कि हमारे हरकतों सकनात से हमारे दिमाग पे बड़े गहरे असरात मुरत्तब होते हैं, बड़े गहरे असर पड़ता है। केमिकल चेंजेस आते हैं और हार्मोनिक चेंजेस भी आते हैं। अब जब हमने पावर पोज को समझ लिया, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया, अब समझते हैं कि हमारा बच्चा कंसंट्रेट इसकी वजह से कैसे नहीं कर पाता। स्कूल लाइफ में जब बच्चा थोड़ी सी थकावट फील करता है, लास्ट लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, 5वें 6ठे लेक्चर में, जब बच्चा थोड़ी सी थकावट फील करता है, उसको कह दिया जाता है बेटा हेड डाउन कर लो, बेटा कॉमन रूम में जाके बैठ जाओ, बेटा थोड़ी देर रेस्ट कर लो। वो क्या करता है, सर झुका के ऐसे करके बैठ जाता है। अब जब हमारी जिस्म की हरकतों सकनात से हमारे हार्मोनिक चेंजेस भी आते हैं और केमिकल चेंजेस भी होते हैं हमारी बॉडी में, साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है। अब जब बच्चा खुद ही हेड डाउन करके बैठा रहेगा तो उसका एनर्जी लेवल मजीद लो होता जाएगा। जिस बंदे को कॉन्फिडेंस इशू हो ना, उसको एक बात बताई जाती है, उसको कहा जाता है जस्ट एक्ट कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली एक्ट करो, कॉन्फिडेंस लेवल खुद बहुत बुलंद हो जाएगा। कैसे? जब बंदा एक्ट कॉन्फिडेंटली एक्ट करता है, बिहेव करता है, तो उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है,
ठीक है। और उसके साथ क्या होता है, कार्टिसोल का लेवल गिर जाता है, जिससे वो विद इन अ फ्यू मिनट्स वो थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने लग जाता है। अब यही असर बच्चे के साथ होता है कि जैसे वो हेड डाउन करके बैठता है वो लेवल मजीद डाउन हो जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चे पेपर देने जा रहे होते हैं तो वो इस तरह नीचे करके ऐसे करके पढ़ते पढ़ते जा रहे होते हैं। उनका क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। और अगर थोड़ी लाइटर नोट में आप इजाजत दें मैं बात करूं, तो जी जब बच्चा स्टडी टेबल पर बैठता है और ऐसे झुक कर पढ़ रहा होता है, उसके शोल्डर्स पे थकावट पेन थकावट और थोड़ी सी पेन फील होती है, प्रेशर। जी जी। प्रेशर उसको फील होता है, तो वो सो जाता है। ये हाँ जी। बेसिक रीजन है, लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ, ये बेसिक रीजन है कि डोरेमोन में नोबिता होमवर्क करता करता सो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक ठीक। बेसिकली साइंटिफिकली प्रूव। अब पावर पोज में क्या होता है कि बच्चे को शुरू से ही आदत डाली गई है कि जब थोड़ा सा कंसंट्रेट करेगा, जाहिर सी बात है दिमाग को इस्तेमाल करेगा तो थकावट होगी। अब जी जी। उसमें जब वो मजीद नीचे होके बैठेगा, थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम हुआ, नीचे होके बैठा, हेड डाउन किया, वो वहीं पे सो गया या वो दोबारा नहीं पढ़ सका, तो ये कंसंट्रेशन ना कर पाने का मसला हमारे साथ स्कूल लाइफ से चलता आ रहा है। और वहीं से इसकी इब्तदा हुई थी, वहीं से इसका आगाज हुआ। अब मसला ये है कि इसको हम खत्म कैसे करें। एक बात जान लें कि कंसंट्रेशन जो है ना, ये एक मसल की तरह है। मसल है, जिस तरह हमें मसल्स को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ती है, जी वैसे ही हमें इसके लिए भी थोड़ी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। किस तरह से ओके। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? वो इस तरह से कि आपने करना ये है, ये डिस्ट्रैक्शन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। जितनी डिस्ट्रैक्शन बढ़ती जाएगी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, जी। और जितनी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी डिस्ट्रैक्शंस कम होती काम हो। जाएगी। ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल। अब इसमें ये है कि बच्चा इस टाइम सामने किताब खोलकर एफआरएस सिचुएशन में है, फेक रीडिंग सिंड्रोम की कंडीशन में है, पढ़ ओके। रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा। जी ठीक जी। है। अब उसने क्या करना है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि किस तरह से हम इस फेक रीडिंग सिंड्रोम से निकल सकते हैं और कंसंट्रेट कर पाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अपने लिए जब पढ़ने बैठे ना, एटलीस्ट सिंसियरली पढ़ने बैठे। और मैं एक बात अर्ज करता चलूं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने साथ, स्पेशली अपने साथ, बहुत सिंसियर होते हैं, मेच्योर हो चुके होते हैं, उनको पता होता है कि नफा नुकसान हमारा है, वो बहुत सिंसियर ठीक। होते हैं। अब सिंसियरली एक बेटा पढ़ने बैठे तो सबसे पहले दुरुस्त माहौल का इंतखाब करें। पहली बात, जी। दुरुस्त माहौल से क्या मुराद है, यानी अपने कंफर्ट जोन या नार्कोलेप्टिक जोन, ऐसी जगह जहां बैठ के सुकून मिलता हो, नींद आती हो, उस जोन से निकलकर ऐसी जगह बैठे जहां पे नींद वाला माहौल ना हो। ठीक है। ओके। दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रैक्शन से बचे। डिस्ट्रैक्शन दो तरह की होगी, आउटर और इनर। आउटर डिस्ट्रैक्शन किस तरह की है? आउटर डिस्ट्रैक्शन इस तरह की है कि शोर शराबा, गपशप, गाड़ियों का शोर, या ये सारी चीजें। और इनर डिस्ट्रैक्शन क्या है? वो है स्ट्रेस, हंगर और इस किस्म के अनासिर। और मोस्टली हमें इनर डिस्ट्रैक्शन की वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जी बिल्कुल। इनर डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अब आपने सबसे पहले जब माहौल भी तय कर लिया, ठीक है, और आपको ये पता चल गया कि डिस्ट्रैक्शन से आपने बचना है, लिहाजा जी। अपने दिमाग को तैयार कर ले। एनएलपी में हम दिमाग की प्रोग्रामिंग पे बात करते हैं, तो ये उसी प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम करने की बात कर रहे हैं। किस तरह से? सपोज कर लें कि आप सफर कर रहे हैं, आप सफर कर रहे हैं, बैक सीट पे बैठे हुए हैं, आप विंडो से बाहर देख रहे हैं, शीशे से बाहर देख रहे हैं, कुछ चीजें आपने देखी, विद इन फ्यू मिनट्स आप थक जाएंगे, आपको नींद फील होगी, या फिर आप मोबाइल चेक करने लग जाएंगे, और आपने जो बाहर देखा है वो आपको याद भी नहीं रहेगा। ऐसा ही है। हाँ जी। जब जब आप बैक सीट पे बैठे होते हैं तो यही कुछ होता है। लेकिन सपोज दैट यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल,
आप ड्राइव कर रहे हैं, हम्म। उस वक्त ना जी। तो आपको भूख लग सकती है, ना आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो सकती है, ना ही आपको इधर उधर किसी चीज की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, जी। और ना आपको व्हाट्सएप, सेल फोन और इस जैसी चीजें तंग कर सकती हैं। ऐसा ही है। जी। और देखें, इसकी साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम बैक सीट पे बैठे होते हैं, हम चीजों को देख रहे होते हैं, उस वक्त हमारे दिमाग की सेंसरी मेमोरी यूज हो रही होती है, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम भूल जाते हैं रास्ते भी, क्योंकि सेंसरी जी। मेमोरी में हमने तो देखा। लेकिन जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो सारा कुछ हमारे सर होता है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग टू अस। तो हम रिस्पॉन्सिबल होकर अटेंटिवली वहां बैठे होते हैं, उस वक्त हमारे दिमाग की सारी मेमोरीज काम कर रही होती है। और यही प्रैक्टिकल रीजन है कि एक ड्राइवर की ये नेचर होती है, जिस रास्ते से एक बार गुजर जाए उसको वो रास्ता हमेशा याद रहता है। बैक जी सीट पे बिल्कुल। बैठने वाला भूल जाएगा, ड्राइवर नहीं भूलेगा। हाँ रीजन, जी। क्योंकि अटेंटिवली बैठा होता है। तो सबसे पहले हम्म। अपने दिल से एक बात पूछे, रोजाना सुबह जब भी उठे शीशे के सामने जाकर एक बात पूछे कि आया कि अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी मैं खुद ड्राइव करूंगा या मैं बैक सीट पर बैठूंगा कोई और ड्राइव करता है। बिल्कुल। मेरी जिंदगी मैंने खुद ड्राइव करनी है या कोई और बैठकर ड्राइव करता रहे, मैं बैक सीट पर बैठा रहूंगा। हम्म। ये पूछ ले अपने दिल से और डिसाइड कर ले। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये आपने ही ड्राइव करनी है, आपका दिल कह रहा है कि मैंने ही ड्राइव करनी है, उसके बाद फिर आप हाँ। क्या करें कि जी। आप कॉन्सेंट्रेट की कोशिश करें। सिर्फ कोशिश ही नहीं, देखिए हमने डिस्ट्रैक्शन में कितना अरसा गुजारा है। हम रोजाना मेलकॉम ग्लैडवेल कहता है आउटलायर में, वो कहता है कि किसी चीज में महारत हासिल करने के लिए ना, एक्सेल करने के लिए हमें कम से कम 10,000 घंटे उस प्रोसेस में गुजारना पड़ता है। अब हमने रोजाना 15 से 16 घंटे डिस्ट्रैक्शन में गुजारे हैं। जी। मैं बात आपसे कर रहा हूं, साथ अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा हूं, पढ़ मैं इधर रहा हूं, साथ लैपटॉप चेक कर रहा हूं। तो ये डिस्ट्रैक्शन हमारी हैबिट बन चुकी है, जी। डिस्ट्रैक्शन हमारी। और रोजाना 15-16 घंटे हमने इसी हैबिट को पकाया है। ठीक हो गया, हमने 10-15 घंटों तक इस हैबिट को पकाया है अच्छी तरह से। अब इस हैबिट को कम करके कंसंट्रेशन वाली हैबिट डेवलप करनी है, तो जी। उसके लिए थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जी। हाँ, मैं मोबाइल फोन को कहता हूँ ये फादर ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। जी। और आपने अपनी प्लेस को, अपनी स्टडी प्लेस को फादर ऑफ डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। और लाइटर नोट में अगर मैं ये भी अर्ज कर दूं कि एक मदर ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी होती है। हाँ जी। खैर हम इस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन आपने इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। रोजाना सिर्फ 10 मिनट, प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है, रोजाना सिर्फ 10 मिनट स्टडी टेबल पर इन तमाम फादर ऑफ डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर आपने जी। स्टडी टेबल पर बैठना है। और एक शीट साथ रख ले व्हाइट कलर की। जी। आपको आपने 10 मिनट का टाइमर लगा के पढ़ना शुरू कर दे। पढ़ाई के दौरान आपको ख्याल आएगा मैंने फलां बंदे को कॉल करनी थी, मैसेज करना था, रिस्पॉन्स करना था, ईमेल का जवाब देना था। हाँ आपको जी। जो जो ख्याल आए, जो डिस्ट्रैक्ट करने लगे, उसको व्हाइट शीट पे लिख दें। उस पर एक्ट ना करें, सिर्फ व्हाइट शीट पे लिख दें। 10 मिनट के बाद आप क्या करें, उसको जो पढ़ा है, टाइमर बंद करें, अपनी बुक बंद करें, जो पढ़ा है उसको जहन में एक बार रिवाइज कर लें। जी। डेली 10 मिनट्स। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप हैबिचुएट होते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएं। ठीक हो गया, आप इसको बिल्कुल। जी। जी। इंक्रीज करते जाएं। ठीक है। और आखिरी हल इसका ये है कि आप मेडिटेट करें। मेडिटेट का मतलब वो प्योर रिलीजियस सेंस वाला नहीं है, जस्ट हाँ जी। फोकस ऑन वन टास्क। अगर मैं आपसे ओके। बात कर रहा हूँ, मेरा फोकस आप पे हो। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, मेरा फोकस उस पे हो। मल्टीटास्किंग इज अ कर्स नॉट अ फैशन, ये याद रख ले। जो काम कर रहे हैं फोकस उसी पे रखें। जी। ओके। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस चीज़ से, आपने जितनी भी बातें बताई, क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट ये चीज़ें जो है वो आई थिंक सो जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं खुद एज़ अ स्टूडेंट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अगर हमारे व्यूअर्स इसमें जितने भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और फिर बाकी जितने भी तलबा हैं, अगर वो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है आप बिल्कुल
बिल्कुल अपना जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर देखेंगे। आपको आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो चीज़ें क्लियर होती, अच्छी तरफ जाती जो है वो नज़र आएँगी। क्योंकि शॉर्टली कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ को टाइम लगता है, तो बिल्कुल ये नहीं है कि आप कोई छड़ी घुमाएँगे और सब ठीक हो जाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, तो फिर ही ये चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। तो सर हाँ, हमने यहाँ पे रीडिंग की बात की है, तो मैं चाहूँगी कि आप शॉर्टली हमें थोड़ा-सा बताएँ कि राइटिंग जो है, जिनकी राइटिंग में प्रॉब्लम है और राइटिंग उनकी ठीक नहीं है और वो नहीं तवज्जो दे पाते अपनी राइटिंग में। तो सर उसका मुझे बताएँ कि वो प्रॉब्लम क्यों है और फिर उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या हम राइटिंग की तरफ भी इसी तरीके से तवज्जो दें? जी बिल्कुल। अब रीडिंग का पोर्शन जब क्लोज हुआ तो अब राइटिंग की तरफ आते हैं। आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि राइटिंग के इश्यूज आते हैं, रीडिंग हैबिट्स को ओवरकम करने के बाद राइटिंग हैबिट्स और राइटिंग इश्यूज हैं। जी। तो इसको कंक्लूजन की तरफ लाते हुए मैं इसको इस अंदाज में कंक्लूड करूंगा कि देखें, पहले दो मसाइल हमारे कहाँ से शुरू हुए थे? स्कूल लाइफ से। जी। राइटिंग का मसला भी हमारा स्कूल लाइफ से शुरू होता है, जब बच्चे को कह दिया जाता है कि इसकी राइटिंग अच्छी नहीं है। हाँ देखें, जी। एक बात क्लियर कर लें, बच्चे की हैंड राइटिंग वक्ती तौर पर तो खराब हो सकती है, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ठीक हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल। राइटिंग खराब नहीं होती। हाँ जी। देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एंड बिल्कुल। हैंड राइटिंग। हम बचपन में ही उसकी राइटिंग का कला कमा कर देते हैं या उसको खत्म कर देते हैं ये कह के कि तुम्हारी राइटिंग खराब है। राइटिंग नहीं, हैंड जी। राइटिंग। अच्छा, जी। राइटिंग बेसिकली उसकी थॉट्स की नर्सरी है, उसके ख्यालात की नर्सरी है, जिसमें अभी छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे लगे हैं। हुँ। फ्री राइटिंग के जरिए किस तरह से? फ्री राइटिंग के जरिए इस तरह से जो जहन में आया बच्चा लिखता चला जाए। हुँ। जो पौधा जहन में अभी थोड़ी सी कॉम्पल निकली है उसको परवान चढ़ाता चला जाए, जो जहन हुँ। में है एक पेज पे। ठीक है, किसी मिस्टेक का ख्याल ना रखे, ना ग्रामर की ना स्पेलिंग की, कोई मिस्टेक का कोई ख्याल ना रखे, जनरली बस लिख डाले जो जहन में आए। ठीक है, लिखता चला जाए। एक दिन इसका यही लिखा हुआ उसको बाद में काम देगा, यही लिखा हुआ उसको बाद में काम देगा। किस तरीके से? उसको ये फिक्र, अब वक्ती तौर पर इसकी फिक्र ना करें कि यार मैंने गलत लिख दिया, इसको सही करना है, तराश खराश करनी है। एक बात जान लें कि हीरे को भी तराशने की जरूरत पड़ती है। तो आपका लिखा, जो आपने फ्री राइटिंग में जो जहन में आया वो लिख डाला, तो इसको बाद में आप तराश खराश करते रहें, सेट करते रहें, लेकिन वक्ती तौर पर जो जहन में ख्याल आया है, जो नर्सरी में एक कॉम्पल छोटी सी खिली है, उसको एक गमले में लगा दें ताकि वो परवान चढ़े, एक बाद में एक पौधा बने। उसको वहीं पे दबाना नहीं है। तो पहला सोल्यूशन तो ये है कि फ्री राइटिंग करें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसके जरिए वो अपनी थॉट्स की नर्सरी को थोड़ा सा जरा मजीद परवान चढ़ा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखने में आता है, बेशक वो पेरेंट्स हों या टीचर्स हों, वो क्या करते हैं कि बच्चा इसी चीज़ में रह जाता है कि कहीं मेरा कोई मज़ाक ना उड़ा जाए, या किसी अगर मैं कुछ लिखूँ तो, क्योंकि हम लोग बोल देते हैं कि ये तुमने क्या लिखा है। हम ये नहीं बोलते कि बेटा बहुत अच्छी बात है, आपने जो भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, बट ये चीज़ें इसको ठीक कर लो, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। हम डायरेक्ट ये बोल देते हैं, ये तुमने क्या लिखा है? ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लिखा। तो आई थिंक सो यहाँ से वो जो चीज़ें हैं वो फिर एक बच्चे को लिखने में, या वो जो एक उसके माइंड में चीज़ होती है और फिर उसको पेपर पे उतारने में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। सर मैं यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है वो ये पूछना चाहूँगी कि जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, ऑब्वियसली जैसे आपने स्कूल की बात की, हम इससे रिलेट करेंगे कि हमारे स्कूल में जो हमारा एक्सपीरियंस है वही आगे हम लोगों को जो है वो प्रॉब्लम भी दे रहा होता है, बट कहीं ना कहीं उसी से हम सीख रहे होते हैं। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम अपने एक्सपीरियंस से अच्छा कैसे सीख सकते हैं? जी, आपके बेसिकली दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पेरेंट्स से रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं दोनों को एक ही आंसर में कंक्लूड कर देता हूँ। जी। जी। पेरेंट्स बेसिकली बच्चे, हम अपने तजर्बात से क्यों नहीं सीख सकते? सोने पाक मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन जो है ना वो एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। यानी क्या मतलब? एक जगह से आपको नुकसान हुआ है, आप दोबारा वहां नहीं जाओगे, उस रास्ते से नहीं जाओगे, आपने अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया। अब हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखना क्यों छोड़ दिया?
उसका ताल्लुक भी हमारी राइटिंग हैबिट के साथ है। हमने रिफ्लेक्टिव राइटिंग छोड़ दी है। रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या है? रिफ्लेक्टिव राइटिंग ये है कि हमने अपने तजर्बात को लिखना छोड़ दिया। तजर्बात से सीखने के लिए सिर्फ तजर्बात से गुजरना जरूरी नहीं था, उस पर गौर व फिक्र करके उसको नोट डाउन करना भी जरूरी था, ताकि हम उन एक्सपीरियंस से कुछ जान सकें, कुछ सीख सकें, कुछ गेन कर सकें। आपको याद है कि हमारे बड़े जो थे अपने जमाने में डायरी लिखा करते थे, रोजाना जो हुआ शाम को नोट डाउन कर दिया। वो क्यों करते थे? बेसिकली वो अपने एक्सपीरियंसेस के नोट्स बना रहे थे अपने बच्चों के लिए, और उनके बच्चे उन नोट्स को पढ़कर बहुत से तजर्बात सीख सकते थे, पढ़ तो एटलीस्ट सकते थे उनके बारे में। अब हमारे पेरेंट्स डायरेक्ट जो कह देते हैं कि ये तुमने क्या लिखा, अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स को फॉलो किया होता, नोट्स वैसे ही बनाए होते, तो वो नोट्स हमारे कितने काम आ जाते। रिफ्लेक्टिव राइटिंग बहुत जरूरी है। जब हमने फ्री राइटिंग सीख ली ना, अपने ख्यालात को, सबसे बड़ा मसला एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को क्या होता है, उसके जहन में बहुत कुछ होता है, शीट पे एक लफ्ज लिखा होता है। तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मसला यही आता है कि उसके ख्यालात में बहुत कुछ होता है लेकिन शीट पे कुछ नहीं होता। ख्यालात को सफ़े पर उतारने के फन को फ्री राइटिंग कहते हैं। गलतियां बेशुमार हो, गलतियों को किसने नोट करना है, ये वाली फ्री राइटिंग। फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिव राइटिंग की तरफ जब आते हैं, वो अपने तजर्बात को लिखने को कहते हैं। वो जिस तरह मैंने डायरी राइटिंग की मिसाल दी, इसके लिए हमने आपके सामने एक शॉर्ट सा मॉडल पेश करना है विद इन 2 मिनट्स। वो है अर्श मॉडल। अर्श मॉडल ये हमारा ट्रेडमार्क भी है, अर्श। और टोटल 4 डिजिट्स की गेम है, ARSH, अर्श। A फॉर एनालाइज। रिफ्लेक्टिव राइटिंग करनी कैसे है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। A फॉर एनालाइज। फर्स्ट एनालाइज व्हाट हैड हैपेंड टू यू। जो वाक्य आपने लिखना है, जिस दिन की आपने डायरी नोट करनी है, उसके बारे में एनालाइज करें, क्या हुआ था। ठीक है। R फॉर रियलाइज। फिर उस कंडीशन को अपने ऊपर तारी करें, यानी फील करें कि आई एम प्रेजेंटली इन दैट कंडीशन, मैं उसी कंडीशन में फील हूं, ताकि आपको वो फीलिंग्स आए। R फॉर रियलाइज, ठीक है। एंड S फॉर सिस्टमाइज। सिस्टमैटिकली तरतीब दें कि वाक्य में पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, और फिर उसको लिख डालें। जब आप विद इन 2 वीक्स, जब आप डेली बेस पे ये सारा लिखते जाएंगे ना, आप हैबिचुएट कर जाएंगे। H फॉर हैबिचुएट, आदत हो जाएगी वो आपकी। और ये आपके अपने बच्चों के लिए, आपके अपने बच्चों के लिए, इस टाइम में मुखातिब यूनिवर्सिटी के तुलाबा से खुसूसी तौर पर, और जनरली तमाम तुलाबा से, आने वाले वक्तों में अगर आपने ये सारा कुछ लिखा होगा, तो आने वाले वक्तों में आपके बच्चों के लिए एक्सपीरियंस के नोट्स मौजूद होंगे। एक्सपीरियंस के नोट्स किसी दुकान से नहीं मिलते, ये हेल्पिंग बुक्स कहीं से नहीं मिलती, लेकिन आप अपने तुलाबा को, सॉरी अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को एक्सपीरियंस के नोट्स दे सकते हैं थ्रू रिफ्लेक्टिव राइटिंग। अब अगर हमने रिफ्लेक्टिव राइटिंग स्टार्ट कर दी, हमारे राइटिंग के बेशुमार मसाइल, और वो जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी एजुकेशनल लाइफ में जो मसाइल हैं राइटिंग से रिलेटेड, वो सॉर्ट आउट। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आज का जो हमारा सेशन था वो आपके साथ करने का बहुत मज़ा भी आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मुझे पर्सनली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मुझे उम्मीद होगी कि जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, क्योंकि उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है, मैं कमेंट्स भी देख रही थी साथ साथ, तो उनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे उम्मीद है बिल्कुल। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि जिस हम लोग सीजन देखते होते थे, तो उसमें जर्नल का वर्ड यूज होता था। तो जिस आपने बात की कि जो एक्सपीरियंस है वो नोट डाउन करते थे अगर हमारे बूढ़े, तो आई थिंक तो वो वही चीज होती थी कि जर्नल्स बनाए जाते थे। आपके ग्रैंडफादर का जर्नल है या ग्रैंडफादर का जर्नल है, उसमें जो थी उनकी पूरी लाइफ एक्सपीरियंस, किस तरीके से क्या हुआ, क्या चीज फेस की और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, तो ये सारी चीजें जो है वो लिखी गई हुई होती थी। तो आई थिंक तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिन्होंने आगे पेरेंट्स बनना है, बिल्कुल सर की तरफ से ये एक मैसेज है उनके लिए कि आप अपने जो है वो बुक, मतलब जर्नल्स लिखा करें, अपना एक्सपीरियंस लिखा करें, वो रखें, और ताकि आपके बच्चे जो आगे आने वाले उनको आप दिखा सके, ताकि वो एक स्टडी कर सके आपकी पूरी लाइफ का। हम वर्बली बोलते हैं, बट वो एक कह लें कि
एक चीज जो है वो उनको एविडेंस के तौर पे मिलेगी जो आपने उस टाइम पे लिखी होगी, तो वो एक तो बहुत इमोशनल और बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा जो टॉपिक था, जो हमारा सेशन था, उसका टाइम जो है वो खत्म होता है। हम उससे बहुत कुछ सीखा और फिर दोबारा इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे जो हमारी सीरीज चल रही हैं, दोबारा गेस्ट के साथ जो है वो हम हाजिर होंगे और उनसे बहुत कुछ और सीखने को भी मिलेगा हमें और ज़रूर सीखेंगे। तो उसी के साथ मुझे आयशा अज़हर और ज़ीशान फ़ारूक सर को इजाज़त दें। दोबारा हम जो है इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे फिर किसी दिन हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।